ये लो। ओके, तो सर कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ असेट का मतलब क्या है? सर कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ असेट, पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर उसकी सारी चीजें हम इधर साइड में लिखते रहेंगे। ठीक है, हमने कहा कि सर हमने एक घर बनाया। कब बनाया था सर ये घर? लो सर, हमने मिस्टर ए ने ये घर बनाया, और ये बनाया था सर 2006 में। एक सेकंड। चलिए, तो 2006 में बनाया था सर इन्होंने ये घर 8 लाख रुपए में। ठीक है, गवर्नमेंट इस घर को कंपल्सरी एक्वायर कर लेती है सर। ठीक है, और कब एक्वायर कर लेती है सर? सड़क बनाने के लिए 2017-18 में एक्वायर कर लेती है, और 2017-18 में ये बोल देते हैं कि हम आपको कॉम्पनसेशन दे देंगे। कितने रुपए का? 30 लाख रुपए का। ठीक है, और ये कह के इस प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेती है। अब ये कॉम्पनसेशन इनको मिलता है लेट, और कब मिलता है सर? तो सर ये कॉम्पनसेशन इनको मिलता है 2 इंस्टॉलमेंट में। पहली इंस्टॉलमेंट मिलती है 2020-21 में 10 लाख रुपए की, और दूसरी मिलती है 2021-22 में 20 लाख रुपए की। ठीक है, ये रिसीव हुआ है, ये पूरा ट्रांजेक्शन। अब बस आपसे कुछ छोटी छोटी बातें। सर सेल कंसिडरेशन क्या लेंगे? व्हाट इज सेल कंसिडरेशन? बोलते जाओ, सेल कंसिडरेशन क्या लेंगे सर? कॉम्पनसेशन अमाउंट। ठीक है, हाँ सर ये लेंगे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे सर? एक्चुअल कॉस्ट जो कि है 8 लाख रुपए। ठीक है सर, होल्डिंग पीरियड कहां से कहां तक लेंगे? होल्डिंग पीरियड कहां से कहां तक लेंगे? डेट ऑफ एक्विजिशन से लेंगे कहां तक? हाँ जी, कहां तक? ठीक है, ऑलमोस्ट सबका आंसर सही है। डेट ऑफ एक्विजिशन से लेके सर डेट ऑफ एक्विजिशन तक लेंगे, यहीं तक लेंगे सर हम, क्योंकि इसके बाद पैसा हमें लेट मिला है। प्रॉपर्टी तो यहीं पे हमारी खत्म हो गई थी, इसके पास प्रॉपर्टी थोड़ी हमारे पास। भाई इस डेट के बाद हमारे पास प्रॉपर्टी थोड़ी ना है सर। नहीं, ओके तो सर तो प्रॉपर्टी तो हमारे पास इस दिन से लेके 2006 से लेके 2017-18 तक थी। उसके बाद प्रॉपर्टी नहीं है, उसके बाद तो बोलते हैं ना डेटर्स जैसे अपने होते हैं वैसे हैं सर, गवर्नमेंट से पैसा लेना है दे दूंगा। चलो, ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी, कौन से साल में टैक्सेबल होगा ये ट्रांजेक्शन? कैलकुलेशन, अरे निवी, अच्छा निवी एडवांस आंसर कर रही है, ओके ठीक है। हाँ जी, ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी, ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी कह रहे हैं सर 2020-21, 2020-21 बता रहे हैं सर। 20-21 में पूरे अमाउंट पे टैक्स लगेगा या 10 लाख के हिसाब से कैलकुलेट होके लगेगा? बोलिए। कंप्लीट लगेगा, वेरी गुड, शाबाश, आज तो मजा ही आ गया। इस तरीके से आप आंसर करते हैं ना तो ऐसा लगता हुआ ब्रिलियंट बच्चों को पढ़ा रहे हैं। व्हेन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट
रिसीव, ठीक है, जब पहली इंस्टॉलमेंट मिलती है तब। क्योंकि अरे सर अमाउंट कम ज्यादा करने का तो सवाल ही नहीं उठता, हमारी कैलकुलेशन जो है वो तो सर यहीं तक थी। ध्यान से सुनना, कैलकुलेशन तो सर हम यहाँ तक ऑलरेडी कर ही चुके हैं, या यहीं तक करनी है हमें, कैलकुलेशन तो यहीं तक करनी है। अब वो टैक्स यहाँ पे करे कहीं भी पे करे, कैलकुलेशन तो चेंज होने वाली नहीं है। और हमें बोला पहले किस्त मिलते हैं कर दो, तो अमाउंट टैक्स पूरा ही कैलकुलेट होगा यहाँ तक का, और जो टैक्सेबिलिटी आएगी वो पहले साल आएगी। हाँ जी, इज दैट क्लियर बेटा? ठीक है, देखिए कैपिटल गेन में कुछ चीजें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कंपेयर टू बीएनपी, पर आपको बीएनपी से डर लगता है इसलिए आप बीएनपी में गलतियां ज्यादा करते हैं। ओके, चलिए, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने, वेरी गुड। ओके सर, आगे आते हैं। तो ये तो था हमारा सर ए पार्ट। अब इसके ही इसी पॉइंट के बी पार्ट में आ जाते हैं। वो माइंड थॉट है बेटा, सिर्फ कह रहे सर कैपिटल गेन इजी है, नहीं, वो आपका माइंड सेट है। जिसको जो इजी समझ ले उसके लिए माइंड सेट है, उसको वो इजी लगेगा, जो जिसको हार्ड समझ ले उसको वो हार्ड लगेगा। समझ गए? ये सब का माइंड गेम है और कुछ भी नहीं है। जैसे मैं एक माइंड गेम बताऊंगा आपको, ठीक है, जस्ट फॉर रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट मान लीजिए। अपन अगर किसी आदमी को कहते हैं ना भाई शेर है तू शेर, तो क्या वो खुश होता है? अपन जब किसी को कहते हैं ना भाई तू तो टाइगर है, जैसे वो संजीव फिल्म में वो कहता है उसको टाइगर है टाइगर, तो बताइए क्या सामने वाले को मोटिवेशन मिलता है? अगर आप किसी को कहेंगे कि तू टाइगर है तो क्या उसको मोटिवेशन मिलता है? हाँ सर। अगर आप किसी को कहेंगे तू जानवर है तो, अगर आप किसी को कहेंगे तू जानवर है तो गुस्सा आ जाएगा, और ऐसे कैसे बोल दिया? क्यों भाई, टाइगर जानवर नहीं है क्या? टाइगर जानवर नहीं है क्या? वैसे टाइगर भी जानवर ही है, पर बस माइंड सेट का फर्क है। शेर बोलना अच्छा लगता है सर, जानवर बोल दिया तो भड़क जाएंगे। ओके, चलिए। तो इसलिए सब इजी है बेटा, आप ये सोच के चलो अरे बहुत इजी है सर। अभी देखो सर, अभी बताते हैं इसको। चलिए सर, इनहांस कॉम्पनसेशन। इनहांस कॉम्पनसेशन में हमने कहा कि सर ये बंदा असेसी जो है, ये बोलता है मुझे और पैसा चाहिए, और ये चला गया सर कोर्ट के पास, राइट? कोर्ट के पास दो पार्टी आ गई। कौन कौन सी दो पार्टी होती है केस की? सर एक एसएससी होता है और दूसरी गवर्नमेंट होती है, राइट? हाँ जी, राइट। एक पार्टी एसएससी और दूसरी पार्टी गवर्नमेंट, ठीक है। एसएससी कहता है सर मुझे 30 लाख रुपए नहीं, मुझे और पैसे मिलने चाहिए, मेरी प्रॉपर्टी तो महंगी थी, इन्होंने मुझे कम दिया है पैसा। गवर्नमेंट कहती है साहब हमने तो बहुत ज्यादा दे दिया, इतना भी नहीं बनता। ठीक है, तो इस तरीके से बात चल रही। अब केस चलता रहा चलता रहा चलता रहा। अब हमारे यहाँ पे दो सिचुएशन सर आ सकती है इसके बीच में। तो दो सिचुएशन क्या आ सकती है? पहली सिचुएशन, एसएससी कोर्ट को कहता है कि सर मुझे घर में बहुत प्रॉब्लम है, मुझे घर में कोई काम है, तो मुझे कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो ये अप्लाई करता है। कोर्ट कहती है कि इंट्रीम ऑर्डर पास कर रहे हैं हम, और इंट्रीम ऑर्डर के थ्रू आपको कुछ पैसा दिलवा रहे हैं, कि ठीक है पूरा तो नहीं, पर हमें लगता है कि आपका 2-3 लाख रुपए तो बढ़ेगा, तो हम 2 लाख रुपए एक बार गवर्नमेंट से आपको दिलवा देते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने आपको 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिलवा दिए गवर्नमेंट से, ठीक है, इंट्रीम ऑर्डर के जरिए, फाइनल ऑर्डर नहीं है। और ये पैसा मिला आपको 2022-23 में, राइट? क्या ये पैसा 22-23 में टैक्सेबल है? पहले इसका जवाब दो। क्या ये पैसा 22-23 में टैक्सेबल है क्या? नहीं सर, टैक्सेबल नहीं है। क्यों नहीं है सर टैक्सेबल? क्योंकि सर अभी फाइनल ऑर्डर नहीं आया, कल को केस हार गए तो हम कहने से रिसीव, अरे रिसीव हो गया मेरे लाल,
मेरे लाल मेरे पीले, ये रिसीव हो गया है, ठीक है। रिसीव होना ही लिखा हमने। और सवाल जवाब क्या है यहाँ पे कि ये टैक्सेबल होगा या नहीं, और उसका जवाब ये है कि ये टैक्सेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि अभी तक कोर्ट ने फाइनल ऑर्डर पास नहीं किया सर। कल को हम केस हार गए तो हमें ये 2 लाख रुपए लौटाने भी पड़ सकते हैं, ठीक है। कल को हम केस हार गए तो ये 2 लाख रुपए हमें लौटाने भी पड़ सकते हैं सर। तो इसलिए हम इसको अभी टैक्सेबल नहीं कर सकते। समझ गए बेटा? वहां पे पढ़ा ना अपन ने रीजनेबल सर्टेनिटी, कि जब हमारी इनकम फाइनलाइज हो जाए तब तो हम रिकॉग्नाइज करें। तब इनकम फाइनलाइज ही नहीं हुई तो रिकॉग्नाइज कैसे कर लें? समझ गए? तो इसलिए हम रिकॉग्नाइज नहीं करते। चलिए सर, शुभ घड़ियाई, गवर्नमेंट ने फाइनल ऑर्डर पास कर दिया। और ये फाइनल ऑर्डर पास कब हुआ सर? ये भी 2022-23 में ही हो गया, आपके मान लो। और गवर्नमेंट ने कहा कि भैया 30 लाख रुपए तो आपको मिल चुके हैं, हम टोटल फाइनल कर रहे हैं 35 लाख रुपए पे। कितने रुपए पे? 35 लाख। इसमें वो 30 लाख इंक्लूड है, ठीक है। तो 5 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा मिलने थे, अब 2 लाख तो आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं। 2 लाख तो मिल चुके हैं ना आपको ऑलरेडी। तो हम आपको 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए जो बैलेंस आपका है वो दिलवा देते हैं। तो 2023-24 के अंदर आपको 3 लाख रुपए का जो बैलेंस अमाउंट है वो भी रिसीव हो जाता है। तो लेन देन तो खत्म हुआ। बताइए, लेन देन खत्म हो गया क्या? यस सर। अब सवाल सिर्फ इतना सा है सर, 30 लाख का टैक्सेशन तो हम कर चुके हैं। 30 लाख का टैक्सेशन तो हम कर चुके हैं। तो सर ये बचे हुए 5 लाख का टैक्सेशन कौन से ईयर में होगा? बता दीजिए। बचे हुए 5 लाख का टैक्सेशन कौन से ईयर में होगा? कुछ कह रहे हैं 22-23, कुछ कह रहे हैं 23-24, कुछ कह रहे हैं जब रिसीव होगा। अरे पंकज, जवाब चेंज कैसे करते हो बार बार? पहले कह रहे थे 22-23, अब कह रहे हो 23-24। अच्छा, गलत टाइप कर दिया था, ओके। चलिए सुनिए, तो इसके लिए कंसेप्ट क्या है वो समझिए सर। 2 लाख का ऑर्डर आता है, बाकी जब, वेरी गुड अंशु का आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। अंशु का आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। सभी इसी बात पे तालियां बजाएंगे अंशु के लिए। नीवी थोड़ा सा गलत कर दिया सर। चलिए, फाइनल ऑर्डर और कॉम्पनसेशन रिसीव, विच एवर इज लेटर, विच एवर इज लेटर, जो बाद में हो। फाइनल ऑर्डर और कॉम्पनसेशन रिसीव्ड विच एवर इज लेटर, जो बाद में हो, ठीक है। अब बाद में हो मतलब सर इसके हिसाब से कैसे टैक्सेबिलिटी होगी, सुनिए। 2 लाख रुपए मुझे 22-23 में मिले, बताओ टैक्सेबल होंगे या नहीं होंगे? 2,000 मुझे 22-23 में मिले, क्या इस दिन टैक्सेबल थे? अभी सिर्फ इसी ट्रांजेक्शन की बात करो। नहीं सर, इस दिन टैक्सेबल नहीं थे। क्यों नहीं थे सर? क्योंकि फाइनल ऑर्डर नहीं आया था। अब फाइनल ऑर्डर आ गया सर, इसी साल आ गया, तो क्या यहाँ पे 2 लाख रुपए तो टैक्सेबल हो जाएंगे, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि 2 लाख रुपए मिल भी चुके हैं और 2 लाख के लिए ऑर्डर भी आ चुका है। अब जो बचे हुए 3 लाख है वो यहाँ हम टैक्सेबल नहीं कर सकते, क्योंकि सर मिले नहीं अभी तक। अभी तक मिले नहीं है, ऑर्डर तो आ गया पर मिले नहीं है। तो मिले कब सर? 23-24 में। तो ये टैक्सेबल कब होंगे सर? 23-24 में। तो फाइनल आंसर 2 लाख रुपए टैक्सेबल हो जाएंगे 22-23 में, जिस दिन फाइनल ऑर्डर आया। और 3 लाख रुपए टैक्सेबल हो जाएंगे 23-24 में, जिस दिन वो पैसे मिले। और कंसेप्ट हो जाएगा फाइनल ऑर्डर और कॉम्पनसेशन रिसीव्ड विच एवर इज लेटर। एक बार देख लो और कोई डाउट है तो पूछ लो। सर इसमें अगर 3 लाख जो है वो टुकड़ों में मिलते। 3 लाख रुपए टुकड़ों में मिलते, तो जब जब मिलते तब तब टैक्स लगाते जाओ। जब जब मिलते। ओके।
एक लगाते जाओ, आप कहते हो कि सर ये 3 लाख रुपए हमें ऐसे मिले सर, 23-24 में 1 लाख, 24-25 में 1 लाख, 25-26 में 1 लाख, तो हर साल 1-1 लाख का टैक्स लगाते जाओ, क्योंकि यहाँ पे ऊपर वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा, यहाँ पे नया कंसेप्ट है फाइनल ऑर्डर और कंपनसेशन रिसीव व्हिचएवर इज लेटर। तो फाइनल ऑर्डर तो यहाँ आ गया, अब जब जब मिलता जाएगा तब तक टैक्स लगता जाएगा। सर गवर्नमेंट को कोई इंटरेस्ट अमाउंट भी देना पड़ेगा क्या साथ में, जैसे जैसे वो डिले करेगी पेमेंट? हाँ बिल्कुल देना पड़ेगा, उसकी बात करते हैं अपन अभी। यहाँ तक क्लियर करो पहले सभी, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? ओके, अब यहाँ पे एक चीज और समझो कि ये जो हमें कॉम्पनसेशन मिल रहा है, इसमें से कोई खर्चा कम होगा क्या? इसमें कोई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम होगी क्या? बताओ, ये जो हमें एडिशनल कॉम्पनसेशन मिल रहा है, क्या इसमें से कोई कॉस्ट कम होगी, कोई खर्चा कम होगा? तो देखिए कॉस्ट तो कम नहीं होगी कॉस्ट तो कोई कम होगी नहीं, क्योंकि कॉस्ट तो जो हमारी लगी थी, कॉस्ट तो जो हमारी लगी थी वो तो सर हम ऑलरेडी लेस कर चुके हैं। ओरिजिनल कॉम्पनसेशन जब हमें मिला था तब हम हमारी ओरिजिनल कॉस्ट को तो कम कर चुके हैं, ठीक है, तो वो तो होगी नहीं सर। उसके अलावा सर एनी एक्सपेंसेस incurred for enhanced compensation, enhanced compensation के लिए अगर हमने कोई खर्चा किया है, जैसे कि सर वकील किया होगा ना, वकील का पैसा लगा होगा, तो वैसे कोई खर्चे किए हैं तो वो लेस हो जाएंगे, ठीक है, जैसे लीगल फीस या वकील का पैसा, ऐसे कोई चीजें हैं तो वो लेस हो जाएगी सर। ओके, ठीक है सर। लास्ट पॉइंट, अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिला है, अगर आपको क्या मिला है सर, कोई इंटरेस्ट मिला है, चाहे वो इस कॉम्पनसेशन पे मिला हो और चाहे वो इस कॉम्पनसेशन पे मिला हो, अगर आपको इंटरेस्ट मिला है, मैं नीचे लिख देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका, मैं नीचे जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट किसी को लेना है तो ले लो, फिर मैं नीचे जा रहा हूँ। लैपटॉप में स्क्रीनशॉट क्या ना लो, कर लिया वो तो उतार ही लिया पूरा, सर बच्चे में बोल रहे हैं। चलिए माइक ऑफ कर लो बेटा। चलिए, तो इंटरेस्ट ऑन कॉम्पनसेशन और एनहांस कॉम्पनसेशन, ये जाएगा सर अदर सोर्स के अंदर, ठीक है, और वहां पे 50% डिडक्शन मिलती है, याद है, 50% टैक्स फ्री हो जाता है ये वहां पे जाके। ओके, चलिए सेकंड केस में कोई डाउट किसी को है तो बोलो। सर ये इंटरेस्ट भी रिसीव्ड बेसिस पे होगा टैक्सेबल? हाँ रिसीव बेसिस पे, बिल्कुल। ओके, लास्ट पॉइंट शो कर दूं? अरे हर चीज का स्क्रीनशॉट क्यों लेते हो बेटा, लिख लो, इतनी लाइन का क्या स्क्रीनशॉट लेगा। चलिए, तीसरा पॉइंट है सर डैमेज ऑफ असेट। ये पहले तीनों स्पेशल पॉइंट पढ़ लेते हैं फिर आगे चलेंगे सर। सर डैमेज ऑफ असेट, अच्छा एक चीज मैं आपको फिर बोल दूं, किसी के माइंड में अगर ये चल रहा हो कि सर ये चीजें तो हमारी पड़ी हुई है ना, ये तो हमें आती है, ये सोच के बेटा ध्यान मत हटा लेना, ठीक है। मैंने आज तक 100 बैच पढ़ा दिए, और जब भी मैं नया बैच पढ़ाता हूँ ना, तो मुझे भी कुछ सीखने को मिलता है, यहाँ तक कि मुझे भी कुछ सीखने को मिलता है कि अच्छा इस चीज को ऐसे समझाया जा सकता है,
समझ रहे हैं? तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें। चलिए सर, डैमेज ऑफ असेट की बात कर लेते हैं, वही हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने सर एक घर बनाया, ठीक है, हमने क्या बनाया सर, एक घर बनाया, मिस्टर हाउस परचेज किया 2014-15 में किया, ठीक है, कितने रुपए में, 25 लाख रुपए। इस घर में सर आग लग गई, फायर, और घर डैमेज हो गया। कब हो गया सर, 2018-19 में हो गया। इंश्योरेंस करवा रखा था, अच्छी बात थी सर, इंश्योरेंस करवा रखा था। तो इंश्योरेंस वालों ने कहा कि हम आपको कॉम्पनसेशन दे देंगे, क्लेम दे देंगे। अब क्लेम के रूप में क्या इंश्योरेंस वाले पैसे ही देते हैं या काइंड भी दे सकते हैं, बोलिए। इंश्योरेंस वाले सिर्फ पैसे ही देते हैं बेटा, या काइंड कंसिडरेशन भी दे सकते हैं? काइंड भी दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा एक आपको नया घर देंगे और एक कैश दे देंगे, ठीक है। नए घर की मार्केट वैल्यू लेंगे क्या हम, क्योंकि काइंड देते हैं तो एफएम भी लेते हैं, हमें कैसे पता चलेगा हमें कितना फायदा हुआ, तो उसके लिए हम एफएम भी लेते हैं। और 20 लाख रुपए आपको कैश दिए गए, ठीक है, ओके। उन्होंने कहा भैया ये पैसा आपको जल्दी मिल जाएगा, पर ये जो आपको रिसीव हुआ, तो ये रिसीव हुआ आपको 2020-21 में। लो जी, वही सवाल आपसे, आई होप आप अच्छा अच्छा आंसर देंगे। सेल कंसिडरेशन क्या होगा बेटा, बोलिए, सेल कंसिडरेशन क्या होगा सर, सेल कंसिडरेशन कितना होगा? सभी कह रहे हैं उत्तरी। सर 60 लाख रुपए, वेरी गुड। एक बच्चा कह रहे थे 25 लाख रुपए। भगवान सद्बुद्धि दे बेटा, 25 लाख रुपए। काइंड के सर एफएम भी ले लो, कैश पूरा ले लो जी सर, ये आ गया सेल कंसिडरेशन, ठीक है सर। तो ये आपकी बात ओके है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोलो सर जी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सर, सर 25 लाख रुपए और 70 लाख रुपए। कि भाई अगर आप ऐसे जवाब दोगे ना तो मैं क्लास से आउट कर दूंगा आपको, मैं आपको क्लास से आउट कर दूंगा, ये बेफिजूल की बातें करोगे। 70 लाख रुपए को लॉजिक ही नहीं है। ओके, तो सर एक्चुअल कॉस्ट, मैं यहाँ पे प्रोविजन लिख रहा हूँ, ध्यान रखना, आपसे अमाउंट पूछ रहा हूँ पर मैं प्रोविजन लिख रहा हूँ, तो आपको प्रोविजन ये लिख लेने हैं लास्ट में। इस तरीके का प्रेजेंटेशन आपको बुक में कहीं नहीं मिलेगा, तो दैट्स व्हाई ये सारी चीजों का स्क्रीनशॉट लेके इनको रजिस्टर में नोट कर लेना, राइट। ओके सर, तो सर सेल कंसिडरेशन आ गया, कॉस्ट ऑफ इक्वेशन आ गई, एक पॉइंट बचता है हमारा, क्या, होल्डिंग पीरियड। सर बताओ कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक सर। तो होल्डिंग पीरियड है सर हमारा डेट ऑफ एक्विजिशन से लेके डेट ऑफ डैमेज तक, ठीक है। हाँ सर, सभी का सही है जवाब। हर्षित बेटा, हर्षित क्या चाहता है, कह रहे सर 2014-15 से 2016, 16 कहाँ गया, 16 तो कहीं डेट ही नहीं है, 2016 तो कहीं डेट ही नहीं है बेटा, क्या बोल रहे हो।
हाँ जी, टैक्सेबिलिटी कौन से साल में होगी? टैक्सेबिलिटी कौन से ईयर में होगी? When claim रिसीव, जब क्लेम मिलेगा सर 2021, इस एग्जांपल में 2021, ठीक है। हाँ सर, लो कंसेप्ट कंप्लीट हो गया सर। कोई डाउट तो बोल दो किसी के। ओके, तो कैलकुलेशन सारी सर यहाँ तक होगी, टैक्सेबिलिटी जो होगी वो 2021 में होगी। कोई डाउट किसी को? चलिए, सर इफ काइंड रिसीव्ड इन 2021 एंड केस रिसीव्ड इन 21-22, देन तो पहले बार वही फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जब मिलेगा ना तभी टैक्स लगा दोगे आप। क्योंकि आपका टैक्स तो ड्यू हो चुका है पहले, जिस दिन डैमेज हुआ था ना उसी टाइम टैक्स ड्यू हो गया। देखो एक चीज आप मैं बता दूं, चलो सभी को बता देता कि सर हमें अगर किस्तों में, ये किस्त वाला परेशान करता है बच्चों को ना, तो सर हमें किस्तों में पैसा मिला तो, चाहे वो काइंड यहाँ मिला हो, केस यहाँ मिला हो, या कैसे भी मिला हो, व्हाटएवर, आधा केस यहाँ आधा केस यहाँ, एक बार ध्यान से सुनना, मेरी बात समझना बेटा, ठीक है। कि सर किस्तों में पैसा मिला, हम जो टैक्सेशन कर रहे हैं वो यहाँ से लेके यहाँ तक का कर रहे हैं क्या? जिस दिन डैमेज हुआ, जिस दिन कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ, जिस दिन कन्वर्जन हुआ, बताइए क्या हम टैक्सेशन यहाँ तक का कर रहे हैं सर? हाँ, हमारा कैपिटल गेन तो यही हो चुका था, अक्रूवल बेसिस पे बात करें, बोलिए हाँ या ना? क्या अक्रूवल बेसिस पे हमारा टैक्स यही ड्यू हो चुका था? हाँ सर। अब हमने डिपार्टमेंट को ये कहा कि सब मैं पैसा दूं कहां से, मेरे पास तो पैसा आए नहीं है। आपका टैक्स ड्यू हो गया, सही है, पर मेरे पास पैसा आए नहीं है, मैं आपको टैक्स दूं कहां से? तो डिपार्टमेंट ने कहा ठीक है भैया, आते ही सबसे पहले हमें देना। तो जो पहली किस्त आएगी, चाहे वो कैसे भी आए, पहली किस्त जब आएगी तब आपको टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, ठीक है। तो फुल और हाफ का कोई मतलब ही नहीं निकलता, टैक्स तो सर ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, हमें तो पता है कि सर 6 लाख रुपए गवर्नमेंट को देने हैं तो देने। तो यहाँ पे कितना भी अमाउंट मिले, हमें पहली किस्त मिलते ही गवर्नमेंट को पे करना है, समझ गए? तो इसलिए इस बात से कंफ्यूज ना हो कि सर हमें किस्तों में मिलेगा तो क्या होगा। हम उस अमाउंट का टैक्स नहीं दे रहे, हम ट्रांजैक्शन का टैक्स दे रहे हैं जो ऑलरेडी हो चुका है। सर सर ये डैमेज वाला केस जो है, इसमें भी तो जैसे है ना, मान लो एसएससी है ना सेटिस्फाइड नहीं होता इंश्योरेंस कंपनी से, तो वो इस पे भी केस कर सकता है, जैसे अभी पहले वाले केस में पड़ा था। फिर वैसे ही कंपनसेशन वगैरह वैसे ही वापस कैलकुलेट करना पड़ेगा। कर सकते। देखो कहीं पे भी स्कोप है ना वो लिमिटेड नहीं होता, केस आप किसी भी केस में कर सकते हो, आप ना बिजनेस में भी कर सकते हो किसी के ऊपर केस, ठीक है। आपने किसी का कोई काम किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, और बाद में आपका कोई उसमें वो हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, आप कहते हैं कि सर मेरा पैसा ज्यादा लगा है, वो कहता है सर पैसा कम लगा है, तो ठीक है, जितना आपने रिकॉग्नाइज कर लिया उतना कर लिया। अगर कुछ एक्स्ट्रा इनकम होती है तो जो होती है तो टैक्सेबल कर दो, ये सिंपल सा कंसेप्ट है ना। आपने किसी का कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट लिया, उसमें भी हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट। आप कहते हैं सर मेरा 1 करोड़ प्लस 20% प्रॉफिट बनता है, वो कहता नहीं साहब मेरा तो, मेरे हिसाब से तो 90 लाख प्लस 20% बनता है, तो इतना पेमेंट मिल गया, उसको टैक्सेबल कर देंगे आप, ठीक है। जो डिस्प्यूटेड है वो जिस दिन सेटल होगा तो कर देंगे। ओके सर, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स की बात कर ले, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। तो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में हमने पढ़ा हुआ है
कि सर 2 वर्किंग नोट यहाँ पे बनते हैं, ठीक है, 2 वर्किंग नोट बनते हैं यहाँ पे। पहला बनता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का, पहला वर्किंग नोट जो बनता है वो किसका बनता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का। चलिए, सबसे पहले ओरिजिनल शेयर जो आप मार्केट से परचेज करते हैं, बताइए क्या होती है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ओके सर कह रहे हैं परचेज प्राइस, हाँ परचेज प्राइस। ठीक है, हो सकता ओरिजिनल माइनस एक्चुअल। ठीक है सर, ओरिजिनल शेयर का मतलब होता है जो शेयर हमने मार्केट से खरीदे, आईपीओ में खरीदे, ऐसे शेयर, तो उनकी कॉस्ट क्या होती है सर, परचेज प्राइस, जितने में हमने उसको खरीदा है, जितने में हमने उसको खरीदा है। अच्छा ओके ठीक है, बिल्कुल सही है, ओरिजिनल शेयर की जो रेट होती है वो परचेज प्राइस होती है, ठीक है। अच्छा, बोनस शेयर की क्या कॉस्ट होती है, बोनस शेयर हमें किस रेट में मिलते हैं सर, सर बोनस शेयर हमें फ्री मिलते हैं, बोनस शेयर मिलते हैं सर हमें फ्री, पर इनकम टैक्स में हम फ्री नहीं बोलेंगे इसको यहाँ पे हमारे पर्पज के लिए, क्योंकि एक एडिशनल कंसेप्ट और पढ़ा है हमने। क्या पढ़ा है कि अगर सिर्फ कोई एसेट 1/4/2001 के पहले मिली हुई होती है तो उसके ऊपर एक एडिशनल कंसेप्ट लगाते हैं। बेसिकली रेट तो 0 ही है, हमें मिला तो फ्री में ही है, पर ड्यू टू एडिशनल रूल ऑफ इनकम टैक्स हमें इसकी कॉस्ट अलग लेनी पड़ेगी। क्या, अगर हमें सर मिला है ये बिफोर 1 अप्रैल 2001, 1 अप्रैल 2001 से पहले मिला है, तो क्या हमें वो कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, कॉस्ट और एफएमवी, व्हिचएवर इज हायर, ये वाला कंसेप्ट लगाना पड़ेगा क्या। हाँ सर, अब कॉस्ट तो 0 है, कॉस्ट तो क्या है सर 0 है ना, तो हमेशा ज्यादा क्या रहेगा, एफएमवी ही ज्यादा रहेगी हमेशा। तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि सर जो एफएमवी होगी वो हमारी प्राइस होगी। ओके, और ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2001 अगर मिला है तो कॉस्ट क्या होगी सर, नील होगी। इज दैट क्लियर। यहां तक किसी के कोई डाउट है तो बोलो। हर्षित, हर्षित कहाँ गया। हर्षित कहाँ गया। यही है, हाँ ठीक है, आगे समझ में यहाँ तक, ठीक है। चलिए, राइट की प्राइस ध्यान से सुन लेना, आई एम नॉट सेइंग राइट शेयर, राइट की प्राइस क्या है। आपको अगर आप कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो तो कंपनी आपको एक ऑप्शन देती है कि आप हमारे शेयर कम रेट पे खरीद लो, हम आपको ये राइट दे रहे हैं कि आप हमारे शेयर कम प्राइस पे खरीद सकते हो। तो आपको जो राइट मिल रहा है उसकी कॉस्ट क्या है, राइट्स मीन बाय बैक ऑफ शेयर, नहीं 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 नहीं, राइट मीन बाय बैक नहीं है, बाय बैक अलग चीज है।
ऑफर प्राइस, अरे अरे अरे, क्या क्या बोल, हाँ जी, राइट शेयर, राइट की प्राइस क्या होती है, राइट की, नॉट, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं राइट शेयर के लिए नहीं बोल रहा हूँ, राइट की प्राइस पूछ रहा हूँ। साकार कहने से जितने में खरीदा, ठीक है। पंकज कह रहे हैं सर ऑफर प्राइस, हाँ शुभम, सॉरी शुभम कह रहे हैं सर ऑफर प्राइस, अंशु भी कह रहे हैं ऑफर प्राइस। अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, अच्छा ऑफर प्राइस, एक सेकंड, चलो एक काम करते हैं। ये है मिस्टर एक्स, ठीक है, इनके पास कंपनी के 100 शेयर है, चलो सुनो भाई, सिद्धि नहीं, सिद्धि भी सही नहीं है बेटा। अब समझो पहले पूछा क्या गया है, मैं ये इतनी चीजें डिटेल में क्यों बता रहा हूँ पता है आपको, क्योंकि बेटा बच्चे की सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि उससे एग्जाम में पूछा कुछ जाता है और वो आंसर कुछ और करके आता है, ठीक है, और आपको रियलाइज भी नहीं होगा कि आप आंसर गलत करें, आपको लगेगा अरे हम तो सही करते हैं। मैंने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा एक बार समझो, मिस्टर एक्स के पास कंपनी के 100 शेयर, कंपनी ने उन्हें कहा कि हम आपको एक अधिकार देते हैं, एक राइट देते हैं कि आप हमारे 100 शेयर और खरीद लो 40 रुपए के हिसाब से, ठीक है, जबकि मार्केट वैल्यू जो चल रही है वो 60 रुपए चल रही है। क्या आपके पास राइट आ गया इस बात का कि आप 40 रुपए में 100 शेयर खरीद सकते हैं? क्या आपके पास राइट आ गया इस बात का कि आप 40 रुपए में 100 शेयर खरीद सकते हैं? हाँ सर, आ गया। इस राइट की क्या कॉस्ट है आपके लिए, कितने रुपए में आया ये राइट आपके लिए? हेमंत जी फिर गलत कर रहे हो, ये राइट कितने में आया आपके पास? चलिए, तो इस राइट की कॉस्ट है बेटा 0। अरे भाई 40 रुपए दे के राइट थोड़ी दिया आपको, 40 रुपए लेके राइट थोड़ी दिया आपको कंपनी ने तो फ्री में अधिकार दिया ना। अच्छा चलो आप कहते हो कि नहीं भाई मुझे नहीं खरीदना, एक सेकंड सुनो, आप कहते हो जब मुझे तो नहीं खरीदना, नहीं चाहिए मुझे शेयर, तो क्या 40 रुपए का नुकसान हो गया आपको? आप कहते हो कि मुझे तो नहीं खरीदना, तो क्या आपको नुकसान हो गया? नहीं। तो देखो वही गलती कर रहे हैं, जो चीज मैं चाह रहा था कि आप गलती नहीं करो, बहुत से बच्चे वही गलती कर रहे हैं, समझ रहे हैं? मैं बार बार कह रहा हूँ आई एम टॉकिंग अबाउट राइट, नॉट राइट शेयर, और आप बार बार में राइट शेयर की कॉस्ट पे जा रहे हो। राइट शेयर की कॉस्ट नहीं पूछा, वो पूछूंगा बाद में, अभी मैं पूछ रहा हूँ आपको जो ये अधिकार मिला है इसकी कॉस्ट क्या है? ओके, तो शेफाली, हेमंत, अंशु, शुभम, हाँ जी, आप सबके आंसर सही हुए, जो आपने गड़बड़ की थी समझ में आ गई क्या? सर दे दिया था वापस, वो सर कंफ्यूज हो गया राइट शेयर और राइट में, N20 दे दिया सर। जबकि कह रहे हैं कि भैया राइट है, राइट है, राइट शेयर नहीं है, ठीक है सर। तो राइट की कॉस्ट होती है नहीं, क्योंकि राइट भी तो एक एसेट है ना, अब हमारे पास एसेट हो गई, हमारे पास अधिकार है, तो उसकी कॉस्ट क्या हो गई सर? नील हो गया, ठीक है, ओके। अब सुनिए, अब आपके पास इस राइट के यूज करने के दो तरीके हैं, जो राइट आपके पास आ गया ना, इसको यूज करने के दो तरीके हैं आपके पास। पहला तरीका, आप इस राइट को एक्सरसाइज कर लीजिए, कर सकते हैं कैसे? एक्सरसाइज कर लेते हैं। अगर आप राइट को एक्सरसाइज कर लेते हैं तो इसके बदले में आपके पास क्या आ जाते हैं? राइट शेयर आ जाते हैं, जिनका ट्रीटमेंट हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। आप कौन थे?
आप होल्डर ऑफ राइट थे, ध्यान से सुनना, और आपके पास राइट शेयर आ गए, बोलो करेक्ट है? आपके पास राइट आया, राइट से आपने एक्सरसाइज किया तो राइट शेयर आया। राइट शेयर में हमने कहा होल्डर ऑफ राइट ने एक्सरसाइज कर लिया तो उसके पास राइट शेयर्स आ गए, बोलो हाँ या ना। ये एक ही पर्सन की कहानी है सारी। अब इस पर्सन को जब ये राइट शेयर मिल गए, इसकी कॉस्ट क्या है इनके लिए अभी वाले एग्जांपल में? अब इस पर्सन को जो ये राइट शेयर मिल गए, इसकी कॉस्ट क्या है राइट शेयर की? यस, नाउ इट्स ऑफर प्राइस 40 रुपए। अब इसको हम कहेंगे सर ऑफर प्राइस। जो 40 रुपए में हमें बोला था ना 40 में दे देंगे, वो 40 रुपए अब हमारी ऑफर प्राइस। बोलो आगे बात समझ में? ओके, दूसरा ऑप्शन, आप कहते हैं कि सर मुझे तो राइट नहीं चाहिए, ध्यान से सुनना, आप कहते हैं सर मुझे राइट नहीं चाहिए, मुझे राइट शेयर लेने ही नहीं, तो क्या आप अपना राइट बेच सकते थे? यस, और जीरो में जो चीज आपको मिली उसको आप बेचेंगे तो क्या यहाँ पे आपको कैपिटल गेन हो जाएगा? एसटीसीसी। हाँ सर। अब जिस बंदे ने आपका राइट खरीदा होगा, क्या मैं उसे परचेजर ऑफ राइट बोल दूं? जिस बंदे ने आपका राइट खरीदा होगा, क्या हम उसे परचेजर ऑफ राइट कह सकते हैं? बोलते जाओ भाई, रिप्लाई देते जाओ फटाफट, जितना जल्दी रिप्लाई दोगे उतना बेटर समझ में आएगा। क्या करेगा, पहले ये आपके पास आया, इसने आपसे राइट लिया, आपने इससे कुछ पैसे ले लिए, और ये राइट लेके वो चला गया कंपनी के पास। कंपनी के पास जाके कहता कि भैया मुझे राइट शेयर दे दो, और कंपनी ने उसे राइट शेयर दे दिया। इसके लिए राइट शेयर की प्राइस क्या होगी? बिल्कुल, ये बोलेगा कॉस्ट ऑफ राइट जो इसने आपको दिया, ठीक है, प्लस ऑफर प्राइस जो इसने कंपनी को दी। बोलिए बात समझ में आई? सिद्धि, जो तुमने आंसर दिया था वो यहाँ है, ये वाला आंसर है। तो भाई आपको अधिकार मिला, आपको अधिकार मिला फ्री में, आपने उसको एक्सरसाइज कर लिया तो उसके बदले में शेयर मिल गए, उसके बदले में शेयर मिल गए तो जितने में शेयर मिले वो शेयर की कॉस्ट है, राइट का कुछ लेना देना नहीं है। बट अगर आपने अपना अधिकार बेच दिया तो आपको तो उस पर कैपिटल गेन हो गया। जिस बंदे ने आपसे अधिकार खरीदा, उसके लिए उसको उसके बदले में क्या मिल गए? राइट शेयर मिल गए। अब उसके लिए राइट शेयर की प्राइस क्या होगी सर? जितने रुपए उसने आपको दिए राइट के लिए, और जितने रुपए उसने कंपनी को दिए शेयर के लिए। तो ये दो वर्ड हो गए, राइट और शेयर, राइट और शेयर। ठीक है, चलो एक नए तरीके से मैं आपको एक चीज और समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। एक राइट है और एक शेयर है, दोनों वर्ड अलग अलग है, ध्यान से सुनना, राइट अलग है, शेयर अलग। हमारे पास दो लोग हैं, एक होल्डर ऑफ राइट जिसको राइट मिला था, और एक परचेजर ऑफ राइट जिसने राइट परचेज किया 4 रुपए ना, यहाँ पे मान लीजिए 5 रुपए में, 5 रुपए पर शेयर में राइट खरीदा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, होल्डर ऑफ राइट के लिए राइट की कॉस्ट क्या है? अभी वाले एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, होल्डर ऑफ राइट के लिए राइट की कॉस्ट क्या थी? 0, ठीक है। राइट शेयर की कॉस्ट क्या थी? शेयर जो मिला उसकी कॉस्ट क्या थी सर? उसके लिए कितना देना पड़ा? 40 रुपए।
तो 0 देना पड़ा राइट के लिए और इसके लिए देना पड़ा 40। तो राइट शेयर की कॉस्ट 40 आ गई क्या उसके लिए? हाँ सर। ऐसे ही परचेजर ऑफ राइट को राइट के लिए क्या देना पड़ा? जिसने राइट परचेज किया उसको राइट के लिए क्या देना पड़ा? 5 रुपए। शेयर के लिए क्या देना पड़ा? 40 रुपए। तो क्या उसकी टोटल कॉस्ट 45 होगी सर? लो ऐसे देख लो, ऐसे समझ सकते हैं। ताकि ये पॉइंट हो जाए। चलो रुको, एक पॉइंट इसमें और बता देता हूँ। इसमें बी पार्ट में हमें पढ़ना है सर, ठीक है, 2 चीजें। एक ऑर्डर ऑफ सेल। इसका मतलब क्या है सर? ऑर्डर ऑफ सेल का मतलब कि सर हम मल्टीपल टाइम किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं। पहले कुछ खरीदे, मान लीजिए किसी कंपनी के पहले 10 शेयर खरीदे, फिर 10 और खरीद लिए, फिर 20 और खरीद लिए, फिर 30 और खरीद लिए, ऐसे खरीदते जा रहे हैं। और अब किसी दिन जाके हम उसके 25 शेयर बेचते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन से 25 शेयर बेचे हैं? उसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ सेल। तो बता सकता है कोई कैसे पता चलेगा सर? यस, हम लगाएंगे फीफो मेथड। क्या लगाएंगे हम? फीफो मेथड एज पर डेट ऑफ क्रेडिट इन डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट में जैसे जैसे आपके शेयर आए हैं उसके हिसाब से फीफो लगा दो। जो पहले आया वो पहले बिकेगा, जो बाद में आया वो बाद में बिकेगा। सर तो आगे लेकिन ये प्रैक्टिकल लाइफ में ये तो जरूरी नहीं है ना सर? क्यों? क्योंकि सर जैसे हम शेयर खरीद रहे हैं, एक ही कंपनी के अलग अलग टाइप के शेयर्स भी तो हो सकते हैं सर। अरे टाइप चेंज हो गई फिर तो बात ही चेंज हो गई ना। और सर एक ही टाइप के होंगे तब भी रेट्स तो चेंज होती रहती है ना सर। फिर हम लोग मतलब फीफो ही लगाना पड़ेगा ना उसमें। आप फीफो तो लगा रहे हैं तो सर कंपल्सरी है ये फीफो वाला मेथड? नहीं, अगर आप फीफो नहीं लगाओगे तो आप कॉस्ट ऑफ इक्विशन क्या लोगे? चलो ये बताओ। सही है फीफो सर। ना, आप फीफो नहीं लगा रहे हैं तो आप कैसे बताओगे कि मैंने कौन से बेचे हैं, उसकी कॉस्ट ऑफ इक्विशन क्या है? ओके सर। वो तो उसके लिए तो कुछ तो बेसिस चाहिए ना। ठीक है सर। है ना? चलिए। अच्छा सर, कुछ केस ऐसे भी हो सकते हैं। पहले क्या है कि शेयर फिजिकल फॉर्म में भी आते थे, फिजिकल फॉर्म में भी आते थे पहले से। तो मान लीजिए आपके पास कोई शेयर फिजिकल फॉर्म में था और बाद में आपने उस शेयर को डीमेट में कन्वर्ट करवा लिया, ठीक है। पहले शेयर क्या था? फिजिकल का फॉर्म में था और आपने बाद में उसको कन्वर्ट करवा लिया सर डीमेट में। तो सवाल है कि सर फीफो तो लग जाएगा डेट ऑफ क्रेडिट के हिसाब से। फीफो तो उस डेट से लगेगा जिस डेट को वो शेयर डीमेट में गया है, पर उसका जो होल्डिंग पीरियड लेंगे वो कहां से लेंगे बताइए? मान लीजिए 2006 में मैंने, ध्यान से सुन लेना, 2006 में मैंने कोई शेयर फिजिकली खरीदा और 2015 में मैंने वो शेयर डीमेट में डाल दिया और 2020 में वो शेयर मैंने बेच दिया, ठीक है। तो मेरा होल्डिंग पीरियड कहां से कहां तक होगा? 15 से 2020 या 2006 से 2020? यस, बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं सर। मेरा होल्डिंग पीरियड 2006 से होगा, क्योंकि फॉर्म क्या है उससे थोड़ी फर्क पड़ता है। फॉर्म क्या है उससे थोड़ी फर्क पड़ता है, वो फिजिकल है या डीमेट है उससे थोड़ी फर्क पड़ता है। होल्डिंग पीरियड तो एक्चुअल डेट से आएगा। तो ये एक्चुअल डेट ऑफ परचेज से आएगा सर, टू डेट ऑफ सेल। एक्चुअल डेट ऑफ परचेज से लेके एक्चुअल डेट ऑफ सेल तक आएगा। कन्वर्जन जो हुआ है मतलब फिजिकल से जो डीमेट में गया है उससे होल्डिंग पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
क्योंकि होल्डिंग का मतलब होता है अपने पास रखना, चाहे वो आप फिजिकल रखो चाहे वो डिमेट में रखो। बोलो जी, यहाँ तक बात क्लियर है? फाइनल कमेंट। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।